जय हिंद। वेलकम टू इंडिया तक। भारतीय इतिहास का यह 13वां क्लास है और आज के इस क्लास में हम पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इस टॉपिक से अर्थात पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश से बीपीएससी द्वारा पूछे गए अब तक सभी प्रश्नों को देखेंगे, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश भी कहा जाता है। कौन सा? पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश भी कहा जाता है क्योंकि वर्धन वंश का संस्थापन अर्थात उसकी स्थापना पुष्यभूति वर्धन ने किया था। किसने? पुष्यभूति वर्धन ने किया था और इनका नाम चूंकि पुष्यभूति था इसलिए इस वंश का नाम पुष्यभूति वंश भी पड़ा। साथ ही उन्होंने स्थापना वर्धन वंश की किया था, लेकिन इनका नाम जो था पुष्यभूति था, इसलिए इसे पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। पुष्यभूति वंश अर्थात वर्धन वंश के जो संस्थापक पुष्यभूति वर्धन थे, ये आपको याद रखना है। पुष्यभूति वर्धन गुप्त काल में क्या थे? तो गुप्त काल में एक सामंत थे। सामंत आपको हम पहले बता चुके हैं कि सामंत कौन होते थे। तो वेतन के बदले जिन्हें भूमि दी जाती थी, वेतन के बदले भूमि दी जाती थी, इसी को ही सामंती व्यवस्था कहा जाता था। और ऐसे ही भूमि देते देते राजाओं के पास भूमि कम पड़ जाती थी और सामंतों के पास भूमि अधिक हो जाती थी, जिस कारण सामंत मजबूत हो जाते थे और जो है राजा कमज़ोर पड़ जाते थे। इस प्रकार राजाओं का पतन हो जाता था और फिर जो सामंत थे ये खुद का वंश अपना स्थापित कर लेते थे। तो ध्यान रखिएगा कि पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति वर्धन थे, जो गुप्त काल में एक सामंत थे। क्या थे? सामंत थे। पुष्यभूति वर्धन ने अपनी राजधानी हरियाणा के थानेश्वर को बनाया। ध्यान रखिएगा, वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति वर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाया था। किसको? थानेश्वर को। पुष्यभूति वर्धन के बारे में आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। इस वंश में अर्थात वर्धन वंश में सबसे प्रतापी राजा हर्षवर्धन हुआ था। कौन? हर्षवर्धन। और आपको हर्षवर्धन के बारे में ही याद रखना है, बाकी सब राजाओं ने बस जो स्थापना किया है उन्हीं को याद रखना है। ज़्यादा इनके बारे में नहीं ध्यान रखना है क्योंकि इन राजाओं ने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है। इतिहास उन्हीं को जगह देता है जो कुछ ऐतिहासिक काम करके जाते हैं। तो बस यहाँ से यही याद रखना है कि पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति वर्धन थे और इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाया था, जो कि हरियाणा में स्थित है। पुष्यभूति वंश का अगला शासक प्रभाकर वर्धन हुआ। कौन? प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश का अगला शासक हुआ। पुष्यभूति वर्धन के बाद आया प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रखनी है, बस यही याद रखना है कि पुष्यभूति वर्धन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो प्रभाकर वर्धन हुआ। और प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र हुए, मतलब 3 संतान। कौन कौन सा? तो राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। यहीं से मेन स्टोरी स्टार्ट होती है वर्धन वंश का। कहाँ से? तो प्रभाकर वर्धन के जो संतान थे 3, यहीं से मेन, क्योंकि जनरली अब से क्वेश्चन हर्षवर्धन और राजश्री से ही पूछा जाता है। राजवर्धन की तो हत्या हो गई थी। आइए हम एक सीक्वेंस आपको बताते हैं इन्हीं के बारे में। तो अब अगला है, देखिए, प्रभाकर वर्धन के बारे में हमने पढ़ लिया, पुष्यभूति वर्धन के बारे में हमने पढ़ लिया और प्रभाकर वर्धन के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। प्रभाकर वर्धन के 3 संतानें, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन और राजश्री। तो इन तीनों के बारे में पूछता है और यही तीनों अंत ही थे और यही मतलब मेन भी थे और इन्हीं के साथ क्या हो गया? वर्धन वंश का अंत भी हो गया। तो चलिए इन तीनों के बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले देखिए होता क्या है और कहानी की शुरुआत ये कहाँ से होती है। जो तीनों भाई थे, कौन कौन? तो तीनों भाई राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और उनकी बहन राजश्री, मतलब तीनों भाई बहन हो गए। तो देखिए राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। पहले कहानी की शुरुआत होती है राजश्री की हत्या से, राजश्री के विवाह से। राजश्री के विवाह ग्रहवर्मन से हो गया। किससे? ग्रहवर्मन से। किससे? ग्रहवर्मन का विवाह, ग्रहवर्मन से राजश्री का विवाह हो जाता है। ध्यान रखिएगा, राजश्री का विवाह ग्रहवर्मन से हो गया। किससे? ग्रहवर्मन से। अब ग्रहवर्मन क्या हो गया? तो राजवर्धन और हर्षवर्धन का बहनोई हो गया। कौन? ग्रहवर्मन। और राजश्री का हस्बैंड हो गया। ठीक है। ग्रहवर्मन की हत्या देवगुप्त ने कर दी। किसने? तो ग्रहवर्मन की हत्या देवगुप्त ने कर दी। अब देवगुप्त से ग्रहवर्मन की दुश्मनी थी और ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। किसने? देवगुप्त ने। अब देवगुप्त से बदला लेने के लिए किसने? देखिए ग्रहवर्मन जो कि राजश्री का हस्बैंड था और राजवर्धन का बहनोई था। तो राजवर्धन ने
अपने बहनोई का बदला लेने के लिए देवगुप्त की हत्या कर दी। किसकी? देवगुप्त की हत्या कर दी। ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ग्रहवर्मन की हत्या देवगुप्त ने, देवगुप्त की हत्या राजवर्धन ने, और राजवर्धन की हत्या शशांक ने कर दी। किसने? शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी, और फिर शशांक की हत्या हर्षवर्धन ने कर दी। देखिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अगर आप अच्छे से याद करिएगा तो ही याद होगा, नहीं तो आप इसे याद नहीं कर पाइएगा। देखिए हुआ क्या, पहले राजश्री की शादी होती है ग्रहवर्मन से। किससे? ग्रहवर्मन से। फिर ग्रहवर्मन की हत्या कर देता है देवगुप्त। कौन? देवगुप्त ग्रहवर्मन की हत्या कर देता है। फिर देवगुप्त से बदला लेने के लिए राजवर्धन, कौन? तो राजश्री का भाई है राजवर्धन, ध्यान रखिएगा, और हर्षवर्धन का भाई, ये क्या करता है? देवगुप्त की हत्या कर देता है। फिर अब राजवर्धन से बदला लेने के लिए शशांक क्या करता है? राजवर्धन की हत्या कर देता है। शशांक राजवर्धन की हत्या कर देता है। फिर शशांक राजवर्धन की हत्या करता है, और फिर इसने क्या किया, ध्यान रखिएगा, ये शशांक ने एक और इम्पोर्टेंट काम किया था जो बीपीएससी पूछ चुका है। इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। किसने? शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। राजवर्धन की हत्या की और बोधि वृक्ष को कटवा दी। फिर हर्षवर्धन आता है। हर्षवर्धन कौन? तो राजश्री और राजवर्धन का भाई हर्षवर्धन, ये क्या करता है? शशांक की हत्या कर देता है। फाइनली इसमें हर्षवर्धन बच जाता है, और हर्षवर्धन के सामने अब दो समस्या हो जाती है। पहला देखिए, जब ग्रहवर्मन की हत्या की थी देवगुप्त ने, तो इसने राजश्री की भी हत्या करने का प्रयास किया था, लेकिन राजश्री जंगल में भाग गई। तो राजश्री जंगल में भाग गई तो हर्षवर्धन लास्ट में बचा है। क्या हुआ? हर्षवर्धन लास्ट में बचा है। कैसे? ग्रहवर्मन की हत्या देवगुप्त ने की, उसने राजश्री की हत्या करने की कोशिश की, लेकिन राजश्री जंगल में भाग जाती है। फिर बचता है देवगुप्त। देवगुप्त की हत्या कर देता है राजवर्धन, और राजवर्धन की हत्या शशांक। शशांक की हत्या हर्षवर्धन करके अकेले बच जाता है। अब हर्षवर्धन के सामने दो चुनौती, राजश्री का पता लगाना, और देखिए राजश्री का पता लगाना और साम्राज्य चलाना। क्या? साम्राज्य चलाना। तो यहाँ तक पहले हम इसको नोट कर लेते हैं, फिर इसके आगे बढ़ेंगे। अब इसको एक एक करके हम नोट कर लेते हैं। क्या? तो देखिए, राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से हुआ था। ये आपको हम बता चुके हैं कि राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से हुआ है। किससे? ग्रहवर्मन से। अब ग्रहवर्मन की हत्या, मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। यही आपको बताए थे कि मालवा शासक देवगुप्त क्या करता है? ग्रहवर्मन की हत्या कर देता है। यही ग्रहवर्मन जो क्या था? राजश्री का हस्बैंड था। और फिर राजश्री की भी हत्या करने का प्रयास करता है, किंतु राजश्री जंगल में भाग जाती है। क्या करती है? राजश्री जंगल में भाग जाती है। राजवर्धन में देवगुप्त की हत्या कर दी, और फिर राजवर्धन क्या करता है? कौन? राजश्री का भाई राजवर्धन या देवगुप्त की हत्या कर देता है। फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद गौड़ शासक, कौन? गौड़ अर्थात बंगाल का शासक शशांक राजवर्धन की हत्या कर देता है। तो ध्यान रखिए, राजवर्धन देवगुप्त की हत्या की, और देवगुप्त ने किसका हत्या कर दी? तो ग्रहवर्मन का। और फिर राजवर्धन की हत्या शशांक ने की, और शशांक की हत्या किसने की? तो हर्षवर्धन ने। इस तरह से आपको याद रखना है। तो शशांक राजवर्धन की हत्या कर दिया, साथ ही इसने बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया। किसको? बोधि वृक्ष को कटवा दिया, क्योंकि बोधि वृक्ष का यह बौद्ध धर्म का यह विरोधी था, इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया। वर्तमान में बोधि वृक्ष जो है अपनी छठी पीढ़ी का, 6th पीढ़ी का। कौन सा? 6th पीढ़ी का। यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो बीपीएससी ने क्वेश्चन इसको पूछा था, तो बीपीएससी ने उसको 5वां माना था। 5वां नहीं, 5वां नहीं मतलब, बल्कि इसको क्वेश्चन से ही हटा दिया था। अब हुआ क्या था इसमें कि जो बीपीएससी ने इसको अपने से हटा दिया था। जो बिहार का पर्यटन विभाग है, पर्यटन विभाग, इसके अनुसार ये 5वां है। कौन सा? तो बोधि वृक्ष अपनी पीढ़ी का 5वां वृक्ष है पर्यटन विभाग के अनुसार, लेकिन रियलिटी में है कि वो छठा है। पर्यटन विभाग कहता है कि 5वां है, रियलिटी में छठा है। इन दोनों के पेज में पढ़ करके बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को ही हटा दिया था। ठीक है, लेकिन अगर दूसरे एग्जाम में पूछा तो आपको दोनों ऑप्शन याद रखना है, कोई एक ही रहेगा, दोनों नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि शशांक ने राजवर्धन की हत्या की और बोधि वृक्ष कटवा दिया। वर्तमान में बोधि वृक्ष अपनी छठी पीढ़ी का है। और हर्षवर्धन क्या करता है? शशांक की हत्या कर देता है। हर्षवर्धन शशांक की हत्या कर देता है। अब ये फिर से हम आपको एक बार समझाते हैं कैसे क्या हुआ। राजश्री का शादी ग्रहवर्मन से हुआ था, और एक देवगुप्त राजा था, देवगुप्त ग्रहवर्मन की हत्या करता है। वह राजश्री की हत्या करने का प्रयास करता है, लेकिन राजश्री बच करके भाग जाती है जंगल में। फिर देवगुप्त से बदला लेने के लिए राजवर्धन देवगुप्त की हत्या कर देता है। फिर राजवर्धन से बदला लेने के लिए राजवर्धन की हत्या शशांक कर देता है। शशांक राजवर्धन की हत्या कर देता है। फिर शशांक की हत्या हर्षवर्धन कर देता है। शशांक ने जब राजवर्धन की हत्या की थी, उसने बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया था। तो ये इस तरह से सीक्वेंस में आपको याद रखना है।
अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हर्षवर्धन के सामने दो चुनौती आती है। हर्षवर्धन के सामने क्या क्या दो चुनौती आती है। पहले तो अपने सिस्टर का पता लगाए, तो राजश्री के पता लगाना और साम्राज्य को संभालना। तो पहला काम राजश्री का पता लगाना। उसने दिवाकर नामक बौद्ध भिक्षु, कौन सा, दिवाकर नामक बौद्ध भिक्षु के सहयोग से, इनका नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है कि दिवाकर नामक बौद्ध भिक्षु के सहयोग से, किसके, दिवाकर नामक बौद्ध भिक्षु के सहयोग से इसने राजश्री का पता लगाया। किसका, राजश्री का पता लगाता है कौन, तो बचा ही कौन था लास्ट तक, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन क्या करता है, राजश्री का पता लगाता है दिवाकर नामक बौद्ध भिक्षु की सहायता से। तो पहला काम तो हो गया, राजश्री का पता लगा लिया। अब साम्राज्य को संभालना, तो इसने पहले हर्षवर्धन ने राजधानी कन्नौज को बनाया। किसको, कन्नौज को। हमने पहले देखा था कि पहले राजधानी क्या था, थानेश्वर था। जो इसके पुष्यभूति वर्धन जब इन्होंने स्थापना किया था इसका, तो उन्होंने अपनी राजधानी किसको रखा था, तो कन्नौज को अपनी राजधानी रखा था। किसको, कन्नौज को। ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था, ध्यान रखिएगा हमेशा कन्नौज को। लेकिन इसके दादा कौन थे, तो पुष्यभूति वर्धन, उन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाया था। तो दोनों राजधानी आपको याद रखना है। और फिर उसने अपने साम्राज्य को संभालने लगा। देखिए यहाँ एक जो सबसे मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि हर्षवर्धन ने खुद को कभी राजा नहीं बनाया, मतलब वो सम्राट नहीं बना। उसने क्या किया कि अपनी बहन कौन थी, तो राजश्री को राजा बना दिया, राजश्री को सम्राट बना दिया। अर्थात राजश्री को इसने गद्दी दे दिया। इसने खुद को कभी सम्राट नहीं बनाया, उसने राजश्री को सम्राट बना दिया। किसको, राजश्री को। राजश्री इसकी बहन थी, राजश्री को इसने सम्राट बनाया और खुद ही उसका संरक्षक बन गया। क्या बन गया, संरक्षक बन गया। और पूर्णतः इसने शासन चलाया। तो ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन राजा नहीं था, क्या था, अपने बहन का संरक्षक था। ध्यान रखिएगा, लेकिन क्वेश्चन पूछता है इसी से, हर्षवर्धन से ही। हर्षवर्धन ने कभी स्वयं को कन्नौज का राजा साबित नहीं किया, बल्कि राजश्री का संरक्षक बनकर शासन किया। हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री को शासन दे दिया और खुद उसका संरक्षक बन करके इसने शासन किया। ये यहाँ तक हो गया पूरा इस वंश के बारे में। अब हम इसके वंश के कुछ विशेषताओं के बारे में देखेंगे, कुछ धार्मिक और हुए इसमें रचनाओं के बारे में। हर्षवर्धन एक साहित्य प्रेमी था। हर्षवर्धन साहित्य प्रेमी था। इसने 3 पुस्तकों की रचना की है। ये तीनों पुस्तक याद होना चाहिए क्योंकि पूछता है यहाँ से। पहला नागनंद, कौन, नागनंद, ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन की पहला पुस्तक नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शी। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए ये पुस्तक का नाम पूछता है तो याद कैसे करिएगा आप। देखिए वह एक बहुत ही नाग के जैसा बहुत ही विषैला राजा था, क्योंकि इसने शशांक की हत्या की थी। इसमें बहुत सारी हत्याएं हुई थी। यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि यह एक नाग रूपी था। कौन, हर्षवर्धन एक नाग रूपी था। देखिए इसने खुद की शादी नहीं की थी, यह आजीवन ब्रह्मचारी नहीं रहा था, ना ही इसने राजपाट किया, राजपाट भी बहन को दे दिया। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि उसके पास रत्न के रूप में एक उसकी प्रिय बहन ही थी। तो इन तीनों पुस्तकों को याद रख सकते हैं कैसे, नागा रूपी हुआ था तो नागानंदी हो गया। उसके पास रत्न के रूप में एक सिर्फ बहन ही थी उसके पास, क्योंकि उसने न राज लिया न ही शादी की थी। तो इस तरह से आप इसके पुस्तकों का नाम याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट है इसमें, हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। कौन, हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। कौन थे, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे। क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में कि बाणभट्ट किसके दरबार में कवि थे या बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगर हर्षवर्धन की जगह इसकी बहन राजश्री भी देता है तो भी आपको ध्यान में रखना है। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो बाणभट्ट थे। अब देखिए बाणभट्ट कहाँ के थे, तो बाणभट्ट पटना के थे, मतलब पाटलिपुत्र के या बिहार के थे। ठीक है, यह आपको याद रखना है कि बाणभट्ट ने 2 पुस्तकों की रचना की थी। बाणभट्ट ने 2 पुस्तकों की रचना थी। कौन कौन सा, कादम्बरी और हर्षचरित। ये भी बुक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कादम्बरी और हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट, कादम्बरी और हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट, कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट, हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट। याद कैसे रखिएगा, देखिए बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इन्होंने कादम्बरी लिखा। क्या लिखा, कादम्बरी लिखा, मतलब कि हर्षवर्धन के कदम जो उठाए गए उसने उसको लिखा, और चरित्र को, हर्षवर्धन के चरित्र के बारे में लिखा, इसका नाम हर्षचरित्र रखा। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। इसकी कैसे रिलेट करिएगा, हर्षवर्धन के कदमों को किसने लिखा है, जो कदम उसने उठाया, तो बाणभट्ट इसके कवि थे तो वहीं लिखेंगे, जाहिर सी बात है। तो उन्होंने कादम्बरी लिखा
और हर्षवर्धन के चरित्र को लिखा, उसका नाम हर्षचरित्र, उसने हर्षचरित्र रखा। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट, इन्होंने 2 पुस्तकें कादम्बरी और हर्षचरित्र की रचना की थी। अगला है, हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा जाता है। क्या? हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा जाता है। हर्षवर्धन के काल में चोर डाकुओं का बहुत ही बोलबाला था। कौन सा? चोर डाकू इस काल में बहुत ही बढ़ गए थे। हर्षवर्धन के समय मथुरा, कौन? मथुरा सूती वस्त्र का केंद्र था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बीपीएससी पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा कि हर्षवर्धन के समय में मथुरा सूती वस्त्र का केंद्र था, ये आपको याद रखना है। इसी के समय चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था। हर्षवर्धन के सामने काल में चीनी यात्री वेनसांग, हर से हर्षवर्धन, याद कैसे रखिएगा, ह से हर्षवर्धन, और इसी के समय में ह से वेनसांग। हर्षवर्धन के काल में वेनसांग आया था। वहीं एक और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में कौन आया था? तो उसके समय आया था फाहियान। दोनों में आपको ध्यान रखना है, ह से हर्षवर्धन, ह से वेनसांग, ठीक है। और आपको विक्रमादित्य अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में फाहियान आया था। तो दोनों चीनी यात्रियों का आपको याद रखना होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको वेनसांग के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि वेनसांग से भी क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है? वेनसांग से भी क्वेश्चन पूछता है। आइए उसे भी हम देख लेते हैं। तो हमने देखा कि हर्षवर्धन के काल में, किसके? हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था। वेनसांग एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। इसने 629 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था? 629 ईस्वी में। इसने नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शिलभद्र थे। जब वेनसांग, कौन? वेनसांग जब भारत आया था तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शिलभद्र थे। ये देखिएगा, तो लाइन बाय लाइन आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये जो लाइन भी हम जितना बता रहे हैं यहाँ से या तो यूपीएससी नहीं तो बीपीएससी नहीं तो अदर स्टेट फीचर से क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है बीबीसी इसको रिपीट भी कर दे, इसलिए आपको याद रखिएगा, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार से रिलेटेड है, बिहार में ही था। तो आपको क्या याद रखना है कि हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था। कौन? चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था, और उसने नालंदा विश्वविद्यालय में क्यों पूछता है? तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय में वेनसांग ने यहाँ स्टडी किया था, मतलब यहाँ अध्ययन किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय के उस समय जो कुलपति थे वो कौन थे? शिलभद्र थे। कौन थे? शिलभद्र। शिलभद्र नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे जब वेनसांग भारत आया था। कब? 629 ईस्वी में। तो ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? वेनसांग हर्षवर्धन के समय में, वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, या चीन का यात्री था, या 629 ईस्वी में भारत आया था। जब वेनसांग भारत आया तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शिलभद्र थे। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार या नीति का पंडित तथा शाक्य मुनि कहा जाता है। वेनसांग का जो उपनाम है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, क्या? यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ये तीनों नाम भी आपको याद रखना होगा। वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया 629 ईस्वी में, वेनसांग आया था। इसके समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शिलभद्र थे। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित या शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ये सबको आपको याद रखना होगा। ये किसका? वेनसांग का उपनाम है। वेनसांग का उपनाम कौन कौन सा हुआ? तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतने बार हम रिपीट कर रहे हैं। राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार, ये विदेशी यात्री था इसलिए इसे विदेशी यात्रियों का राजकुमार। यह एक नीतिवान और विद्वान व्यक्ति था, इसलिए इसे नीति का पंडित, और चूंकि यह बौद्ध धर्म की शिक्षा लिया था इसलिए इसे शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो ये वेनसांग के बारे में हो गया। अगला देखते हैं कि इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था तथा उसमें पढ़ाया भी था। तो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा भी था और पढ़ाया भी था। ध्यान रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय में वेनसांग ने स्टडी और टीचिंग दोनों किया था। स्टूडेंट भी रहा था उसमें और टीचर भी रहा था। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीपीसीएस में कि नालंदा विश्वविद्यालय में कौन? वेनसांग ने क्या किया था? पढ़ाया भी था और टीचिंग भी किया था, पढ़ा भी था और पढ़ाया भी था, ध्यान रखना है। अगला है, वेनसांग इतना विद्वान था कि उसकी विद्वता को देखते हुए, किसकी? तो वेनसांग की विद्वता को देखते हुए हर्षवर्धन ने प्रत्येक 5 वर्ष पर होने वाले महामोक्ष परिषद को वेनसांग को इसका अध्यक्ष बना दिया, जिसके कारण ब्राह्मणों ने हर्षवर्धन का विरोध किया था। देखिए ये क्या है, हर्षवर्धन के समय में प्रत्येक 5 वर्ष पे, कहाँ कितने वर्ष पे? प्रत्येक 5 वर्ष पे
प्रयाग में क्या होता था, तो प्रयाग में एक महामोक्ष परिषद हुआ करता था। प्रयाग में एक महामोक्ष परिषद हुआ करता था। तो हर्षवर्धन के समय में प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में महामोक्ष परिषद हुआ करता था। क्या? महामोक्ष परिषद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महामोक्ष परिषद हर्षवर्धन के समय में प्रत्येक 5 वर्ष पे हुआ करता था, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक 5 वर्ष पे। ह्वेनसांग की विद्वता को देखते हुए जनरली अगर भारत में कुछ हो रहा है तो उसका हेड भारत का ही बनाया जाना चाहिए था लोगों के अनुसार, लेकिन हर्षवर्धन ने ह्वेनसांग की विद्वता को देखते हुए इसका अध्यक्ष अर्थात महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष ह्वेनसांग को बना दिया, जिस कारण ब्राह्मणों ने हर्षवर्धन का बहुत ही विरोध किया था। क्या किया था? बहुत ही विरोध किया था। तो ह्वेनसांग को हर्षवर्धन ने एक अच्छा पद भी दिया था, ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन हिंदू था किंतु वह बौद्ध धर्म के महायान शाखा से बहुत ही प्रभावित था। ध्यान रखिएगा, महायान शाखा जो कि बौद्ध धर्म की मूल शाखा थी। लेकिन हीनयान, देखिए महायान मतलब जिसे महानताओं भरी अच्छी विचारधारा थी उसमें महान, और जो हीन अर्थात नीच वाली जो विचारधारा थी उसे हीनयान कहा जाता है बौद्ध धर्म के। ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं। बौद्ध धर्म में अब हीनयान, अभी ज़्यादातर हीनयान जैसे चीन, ताइवान और ये जो चीनी एरिया है पूरा तिब्बत, ये सब में कौन सा हीनयान ही चलता है, क्योंकि महायान में कठोर नियम थे। हीनयान में सब कुछ वेश्यावृत्ति और ये आपको शराब वगैरह सब कुछ अलाउ है, लेकिन महायान में ये सब अलाउ नहीं था। लेकिन अब देखिए महायान शाखा से कौन प्रभावित था, तो हर्षवर्धन के समय कन्नौज में बहुत बड़े बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे 5वीं बौद्ध संगीति भी कहा जाता है। देखिए 5वीं बौद्ध संगीति एक्चुअली में नहीं हुई थी, 4 ही बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, लेकिन हर्षवर्धन के समय में हर्षवर्धन के समय में एक बहुत बड़ा बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था कन्नौज में। कन्नौज क्या था, तो हर्षवर्धन की राजधानी थी। इसे ही 5वीं बौद्ध संगीति भी कहा जाता है। 5वीं बौद्ध संगीति किसे कहा जाता है, तो हर्षवर्धन के समय में जो बौद्ध संगीति हुई थी उसे 5वीं बौद्ध संगीति भी कहा जाता है। अगला फैक्ट क्या है, तो अगला फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन समस्त उत्तर भारत को जीत लिया था, किंतु यह कश्मीर क्षेत्र को नहीं जीत पाया था। हर्षवर्धन समूचे भारत को जीता था, कश्मीर को नहीं जीता था। ध्यान रखिएगा, कश्मीर इसके क्षेत्र में नहीं आ पाया था। कश्मीर किसके क्षेत्र में, देखिए कश्मीर में अशोक के समय में विद्रोह था। कश्मीर में अशोक के समय में विद्रोह था। अशोक ने क्या कश्मीर के विद्रोह का दबाकर वहाँ श्रीनगर राज्य की स्थापना की थी, याद रखिएगा। तो हर्षवर्धन क्या किया था, हर्षवर्धन समूचे भारत को जीता था, लेकिन उत्तर भारत को, लेकिन कश्मीर को नहीं जीता था। हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत अभियान प्रारंभ किया, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाया था। हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत अभियान प्रारंभ किया, किंतु नर्मदा नदी के तट पर दक्षिण भारत के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने इसे पराजित कर दिया। देखिए इसने समूचे उत्तर भारत को जीत लिया, कश्मीर को ये जीत नहीं पाया था, लेकिन जब वह दक्षिण भारत जीतने चला तो यहाँ थी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के इस साइड कौन सा, नर्मदा नदी के दक्षिण साइड में कौन सा, देखिए ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर चालुक्य वंशीय सम्राट पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया। किसको, हर्षवर्धन को हरा दिया। अब इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इन दोनों की, अर्थात ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो हर्षवर्धन जब दक्षिण भारत यात्रा आरंभ किया तो नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर बसे राजा चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने इसे पराजित कर दिया। इसकी जानकारी कर्नाटक में स्थित ऐहोर अभिलेख से मिलती है। कौन सा, ऐहोर अभिलेख से मिलती है। किसकी जानकारी, तो पुलकेशिन द्वितीय, किसकी, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच हुए युद्ध की जानकारी कर्नाटक के ऐहोर अभिलेख से मिलता है। कर्नाटक के ऐहोर अभिलेख से मिलता है किसकी जानकारी, तो पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच हुई युद्ध की जानकारी मिलती है। अगला और हमारा लास्ट है 647 ईस्वी में, किसमें, 647 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो गई, तो हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है 647 ईस्वी में। हर्षवर्धन की कोई संतान नहीं था, आपको पहले बताया था हर्षवर्धन ने कोई शादी ही नहीं की थी। इसने अपने राजा अपनी बहन को बना दिया था और खुद इसका संरक्षण बन गया था। हर्षवर्धन की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण हर्षवर्धन वंश का पतन हो गया। मतलब अब इसके बाद कोई उत्तराधिकारी रहे तब तो शासन आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुई इस वंश का कोई शासक ही नहीं बचा, जिस कारण इस वंश का पतन हो गया।
और फिर इसी पर अर्थात कन्नौज पर कब्जा करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ये त्रिपक्षीय संघर्ष भी आपको हम आगे पढ़ाएंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष किस पे कब्जा करने के लिए हुआ था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, इसका कोई उत्तराधिकारी बचा नहीं, तो इस पर कब्जा करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक शून्य की स्थिति आ गई, क्योंकि उसके बाद कोई भी एक योग्य राजा ही नहीं मिला जो उत्तर भारत को या पूरे भारत को संजो कर रख सके। तो इसके लिए इसके बाद अगर एक तरह से कहा जाए कि हर्षवर्धन ने कम से कम शादी भी कर लिया, तो हो सकता है कि उसका पुत्र एक योग्य शासक होता, तो इसके बाद भारत बिखरता नहीं। लेकिन इसके बाद भारत बिखरना शुरू हो गया। इसके बाद कोई भी एक ऐसा राजा नहीं आया जो भारत को एक धागे में पिरो के रख सके, इकट्ठा रख सके। इसी के बाद भारत का क्या हुआ? बंटना शुरू हुआ, आक्रमण शुरू हुए, मुस्लिम आक्रमण हो गए, फिर भारत में मुस्लिमों का वास आ गया। और इसी हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ही उत्तर भारत में राजनीतिक शून्य का स्थिति इसीलिए आ गई थी। इतिहास में हर्षवर्धन की मृत्यु को युग परिवर्तन का काल कहा जाता है, क्योंकि जब तक हर्षवर्धन था यह भारत को इकट्ठा करके रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही इसकी मृत्यु हुई, खुद कन्नौज पर शासन करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। कन्नौज पर शासक हो गया त्रिपक्षीय संघर्ष से। अब त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच हुआ था? देखिए, इधर से और इधर से पाल शासकों ने, इधर से प्रतिहार शासकों ने, नीचे से भी दक्षिण भारत के शासकों ने इस पर कब्जा किया था। फाइनली इस पर प्रतिहारों ने कब्जा कर लिया था। तो इस तरह से त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। उसके बाद धीरे धीरे मुस्लिम आक्रमण बढ़े और भारत मध्यकाल के आसपास आ गया। उसके बाद हम आगे देखेंगे अब कैसे कैसे इस पर विदेशी और मुस्लिम आक्रमण बढ़ते गए। तो फाइनली हमने हर्षवर्धन के वर्धन वंश को देख लिया। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक पतन शुरू हो गया, मतलब कि उत्तर भारत का पतन आ गया इसमें। इसीलिए इसे राजनीतिक शून्य की स्थिति भी कहा गया। हर्षवर्धन की मृत्यु को इतिहास परिवर्तन का काल भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमने इस पूरे वीडियो को में हमने हर्षवर्धन के संपूर्ण कार्यक्रम को क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया है। अब हम इस टॉपिक से अर्थात वर्धन वंश से बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? क्या हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो पहला क्वेश्चन, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपको हमने बताया कि हर्षवर्धन के दरबार में एक कवि रहते थे। कौन कवि? तो बाणभट्ट। उन्होंने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखा था और साथ ही एक और पुस्तक लिखा था जिसका नाम आपको कमेंट करके बताना। अभी कुछ देर पहले हमने इसको वीडियो में पढ़ाया भी था। आई होप आपको याद होगा और आप उसे कमेंट में जरूर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बाणभट्ट। कौन? बाणभट्ट। ध्यान रखिएगा, बाणभट्ट। विष्णुगुप्त यह किसको कहा जाता है? तो विष्णुगुप्त आचार्य चाणक्य को कहा जाता है। आर्यभट्ट कौन थे? तो आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है और साथ ही अपने अक्ष पर ही परिक्रमा करती है, घूर्णन करती है, जिसके कारण पूरे दिन और रात होता है। तो यह 47वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हर्षचरित नामक पुस्तक बाणभट्ट ने लिखी थी। आइए इसका हम अब डिस्क्रिप्शन या डिटेल देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। हर्षचरित ग्रंथ की रचना लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का एक प्रमुख स्रोत है। यह एक आख्यायिका है जिसमें लेखक अपनी समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों का जीवन वर्णन प्रस्तुत करता है। हमने आपको बताया था कि हर्षचरित्र में हर्ष के पूरे चरित्र को इसमें दिखाया गया है और इसके वंश के चरित्र को भी दिखाया गया है। यह ट्रिक भी बताया था हमने इसको याद करने में। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि बाण कहाँ का निवासी था? कवि बाण अर्थात बाणभट्ट को ही कवि बाण कहा जाता है। तो यह कहाँ का निवासी था? इसको भी हमने बताया था कि कवि बाण जो था पाटलिपुत्र का निवासी था। कहाँ का? पाटलिपुत्र का निवासी था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। कहाँ के? पाटलिपुत्र के निवासी थे। इन्होंने हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए अभी हमने आपको बताया कि कमेंट में बताइएगा, यहाँ मिल नहीं गया। हर्षचरित इसने लिखा जिसमें हर्ष के चरित्र को लिखा गया था। कादम्बरी इसमें हर्ष के कदम को लिखा गया था। चंडी शतक इसने एक चंडी शतक नामक भी पुस्तक लिखी थी। तो ये किसकी रचनाएं थी? तो ये बाणभट्ट की रचनाएं थी। अभी आपको कमेंट करके हमको 3 रचनाएं बतानी है। किसके? तो हर्षवर्धन की तीनों रचनाएं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, वेन-त्सांग की भारत यात्रा में किसके? तो वेन-त्सांग के भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर, ये भी हमको कुछ देर पहले ही पढ़ाए थे
कि ह्वेनसांग की भारत यात्रा में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। कौन था? मथुरा था। ध्यान रखिएगा, कौन था? मथुरा था, याद रखिएगा। इसकी राजधानी, तो देखिए ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ह से हम याद करवाए थे, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में और छात्र के रूप में जीवन व्यतीत भी किया हुआ था। अगला इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग, अर्थात ह्वेनसांग चीन का यात्री था। यह हर्षवर्धन के शासन में भारत आया था। इसके समय मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि इसके सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। ह्वेनसांग ने मथुरा की आर्थिक एवं समृद्धि एवं व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की है। हर्षवर्धन लिखता है, नहीं, ह्वेनसांग लिखता है कि मथुरा के बाजारों में बिकने वाली वस्तुएं काफ़ी सजाकर रखी जाती थी। जो मथुरा के बाजारों में जो वस्तु बिकती थी वे सजा कर रखी जाती थी। तो ये कुछ डिटेल हो गया हर्षवर्धन के दरबार में आए हुए ह्वेनसांग के बारे में। ह्वेनसांग चीनी यात्री था, ध्यान रखिएगा। जबकि फाहियान, आपको हम बताए थे, फाहियान और ह्वेनसांग, तो फाहियान किसके दरबार में आया था? ये कमेंट करके बताइए। फाहियान आपको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। इसने फो क्यूकी नामक पुस्तक की रचना की थी। फो क्यूकी, ये पहले आपको हम पढ़ा चुके हैं जब गुप्त वंश पढ़ाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री इतिसंग। देखिए ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यह बीपीएससी ने पूछा हुआ है इसलिए हमने इसमें ले लिया। चीनी यात्री एक और था, कौन? इतिसंग। यह बिहार का भ्रमण कब किया था? तो देखिए चीनी यात्री जब इतिसंग था, यह बिहार का भ्रमण 671 या 72 में किया था। 71-72 में किया था, लेकिन ऑप्शन में यह नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। चीनी यात्री इतिसंग 671 या 72 ईस्वी में जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व का, मतलब पूरे विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर आया। 675 से 85 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में उसने पढ़ाई भी किया था। 693-94 के लगभग वह सुमात्रा होता हुआ वापस चीन लौट गया था। तो यह हुआ आपको इतिसंग के बारे में। कौन? इतिसंग के बारे में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो आपको हम बता चुके हैं कि चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी किया था। क्या किया था? पढ़ाई भी किया था और उसमें पढ़ाया भी था। आइए अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या ऑलरेडी आपको पता भी है क्योंकि हम पढ़ा भी चुके हैं। अगर एक बार फिर से देख लेते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। यहाँ इस समय उसने कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। कौन कुलपति थे? तो आचार्य शीलभद्र उस समय कुलपति थे नालंदा विश्वविद्यालय के। लगभग 1:2.5 यानी 1.5 वर्ष तक नालंदा में वह निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्य कटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दौरान दूसरे दौर में वह ह्वेनसांग पुनः नालंदा आया और उसने व्याख्यान दिए, मतलब वहाँ पे उन्होंने टीचर के रूप में पदस्थापित हुआ था। तो ये हुआ इसके व्याख्या, अर्थात ह्वेनसांग के बारे में कुछ जानकारी। आपको हम इसके बारे में पहले ही पढ़ा चुके हैं। एक क्वेश्चन और छूट गया हम लोग का, इसमें नहीं दे पाए हैं हम। क्वेश्चन कौन सा था कि बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? तो इसको हम पहले पढ़ा जरूर चुके हैं। बोधि वृक्ष को शशांक ने कटवाया था। शशांक ने जब राज्यवर्धन की हत्या की थी, किसकी? राज्यवर्धन की। तो उसने क्या किया था? तो राज्यवर्धन की हत्या के बाद बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। और वर्तमान में जो बोधि वृक्ष है वो अपनी पीढ़ी का, एक्चुअल में वो 6ठी पीढ़ी का, लेकिन बिहार सरकार के जो पर्यटन विभाग है उसके वेबसाइट पर वेबसाइट के अनुसार 5वें पर है। तो आपको दोनों ऑप्शन याद रखना है। अगर दोनों दिया रहेगा और ऑप्शन ई है तो आप ऑप्शन ई के साथ जाएंगे। बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को हटा दिया था, अपने में जो दिया था इसमें विरोधन के कारण इसने हटा दिया था। तो ये हुआ वर्धन या हर्षवर्धन के वंश पुष्यभूति या वर्धन वंश के बारे में। आज की इस क्लास में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही आपके सजेशन का हमें हमेशा इंतजार रहता है। आप हमें कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।